Radhe Radhe to all my class 8th students. Welcome back in my channel Radhe Govind Science Math Pathshala. Today we start chapter number 7, Conservation of Plants and Animals. पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण. Before I start this chapter, we see the word meaning of this chapter. First word is biodiversity, that means जीव विविधता. बायोस्फीयर रिजर्व यानी जीव मंडल. डिफॉरेस्टेशन यानी वनोन्मूलन. डेजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण. इकोसिस्टम पारितंत्र. एंडेंजर्ड स्पीशीज़ यानी संकटपन्न प्रजाति. स्पीसीज़ यानी प्रजाति. एंडेमिक स्पीसीज़ यानी विशेष क्षेत्रीय प्रजाति. एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त. फ्यूना यानी प्राणी जात, मतलब एनिमल्स की इसमें चर्चा होती है, एनिमल्स की वैरायटी देखी जाती है. फ्लोरा यानी वनस्पति जात, यानी इसमें प्लांट्स की बात की जाती है. माइग्रेटरी बर्ड्स यानी प्रवासी पक्षी. नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान. रेड डेटा बुक यानी रेड डेटा पुस्तक. रिफॉरेस्टेशन यानी पुनर्वन रोपण. एंड सेंचुरी दैट मीन्स अभयारण्य. So we start. Conservation of plant and animals. We saw in class 7 that the Pahelian Pujo had visited the forest along with the Professor Ahmad and Thibaut. They were eager to share their experience with their classmates. Other children in the class were also eager to share their experience, as some of them had visited Bharatpur Sanctuary, some other had heard about Kaziranga National Park and Lokchaung Wildlife Sanctuary and Great Nicobar Biosphere Reserve and Tiger Reserve etc. इसमें कहा गया है कि हाँ, हमने कभी, इन दोनों की बात हो रही है, बाकी मेन पर्पस इसका क्या समझाने का है कि आपने कभी भरतपुर का जो ये सेंचुरी है, भरतपुर अभयारण्य देखा है कभी, या आप कभी काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है वो देखा है सब में, और लोकचाऊ वनस्पति जो अभयारण्य है वो देखा है क्या आपने. ग्रेट निकोबार जो बायोस्फीयर है वहाँ पे कभी गए, या फिर आपने कोई टाइगर रिजर्व यानी बाघ संरक्षित जो क्षेत्र होता है वो देखा है क्या. और इसमें ये बात सोचने की है कि ये सब जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ये बायोस्फीयर रिजर्व से क्यों बनाए जाते हैं. व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड टू मेक these all. So we will discuss about this question in this chapter. So first topic is deforestation and its causes. A great variety of plants and animals exist on earth. They are essential for the life being and survival of mankind. हमारी जो अर्थ है उस पर वो बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि क्या हैं, जो कि हमारी मैनकाइंड के अस्तित्व के लिए, मतलब मानव जाति के अस्तित्व और भली प्रकार से रहने वाले सबके लिए क्या है, आवश्यक है. टुडे मेजर थ्रेट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज़ डिफॉरेस्टेशन. आज इन सभी जीवों के अस्तित्व के लिए क्या हो रहा है, वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है. We know that the deforestation means clearing of forest and using that land for other purpose. हम जानते हैं कि जो वनोन्मूलन है उसका अर्थ क्या होता है एग्जैक्टली, वनों को समाप्त करना, और वो वन और उस पर्टिकुलर जो लैंड है उसको किसी अदर वर्क के लिए, अदर पर्पस के लिए उसको यूज़ करना. तो एक्चुअल में जो ये ट्रीज़ काटे जा रहे हैं उनका पर्पस क्या है. तो फर्स्ट पर्पस इज़ प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, की कृषि के लिए भूमि तैयार की जाती है, उसके लिए वनों को काटा जाता है. बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज़, ये सब बनाने के लिए, घरों और कारखानों के निर्माण के लिए. फर्नीचर बनाने के लिए, लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए. एंड सम नेचुरल कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सेवियर ड्राफ्ट. और प्राकृतिक घटनाओं की अगर हम बात करें तो दावानन अग्नि, फॉरेस्ट फायर मतलब दावानन, मतलब वनों में लगने वाली अग्नि को क्या बोलते हैं, दावानल, फॉरेस्ट फायर. और भीषण शोका, सिवियर ड्राफ्ट यानी
बहुत अधिक सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, है ना, वैसी स्थिति आ जाती है, तो दिस इज़ आल्सो रीज़न ऑफ डिफॉरेस्टेशन. नाउ वी रीड सेकेंड टॉपिक, कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. क्या इसके रिजल्ट्स होते हैं, क्या इसके परिणाम होते हैं अगर वन उन्मूलन कंटिन्यू होता रहे तो इसमें बताया गया कि दे रिमेंबर दैट द डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड द पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ. अगर इस तरह से कंटिन्यूस वन उन्मूलन होता रहा तो क्या होगा, पृथ्वी पर टेम्परेचर और पॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा. जिससे क्या होगा, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ द CO2 इन द एटमोसफियर. अब भाई वन कट रहे हैं, है ना, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कौन करता है, ट्रीज़ ही करते हैं. ट्रीज़ ही करते हैं, तो ट्रीज़ ही जब कट रहे हैं तो उस CO2 को, अदर गैसेस को कौन ऑब्जर्व करेगा, उसकी ऑब्जर्वेशन पावर ही कम हो जाएगी. दैट मीन्स वो ज़्यादा स्प्रेड होगा. तो क्या होगा, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ द CO2 एटमोसफियर में ज़्यादा बढ़ने लग जाता है. ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट लोअर्ड. और जो भूमि जल है वो क्या होगा, अब जल भी क्या होता है, जल किस में सूखा रहता है, मतलब जड़ों में रहता है उसके प्लांट्स के. अब जड़ ही नहीं है वहाँ पे, कोई प्लांट ही नहीं है, तो वाटर लेवल भी क्या होता जाएगा, अंदर जाता जाएगा, मतलब बिल्कुल लोअर्ड हो जाएगा. दे नो दैट द डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन द नेचर. इस तरह से प्राकृतिक जो बैलेंस है, जो प्रकृति का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है. दे वर टोल्ड बाय द प्रोफेसर हेमंत दैट इफ कटिंग ऑफ द ट्रीज कंटिन्यू, रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज. इससे क्या होगा, कंटिन्यूस ट्रीज काटोगे तो आप वर्षा और का जो स्तर होगा, और जो आपकी फर्टिलिटी होगी इसकी सॉइल की, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है. मोरीओवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ द नेचुरल कैलमिटीज़. इससे क्या होगा, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनकी चांसेस अधिक होने के बढ़ जाएंगे. Recall that the plant needs CO2 for the photosynthesis. Fewer trees would mean that less CO2 will be used to resulting in its increased amount in the atmosphere. याद कीजिए आप, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, CO2 रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, फूड बनाने के लिए. प्लांट्स अपना फूड किसके द्वारा बनाते हैं, CO2 की हेल्प से बनाते हैं, है ना. तो अगर प्लांट्स ही कम रहेंगे, मतलब फ्यूअर प्लांट यानी कम वृक्ष होने का अर्थ क्या होता है कि CO2 के उपयोग में कमी आना, जिससे कि वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है ना. एंड दिस विल लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग एज CO2 ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ. और क्योंकि CO2 पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित जो हीट रेज होती हैं, उसमें विकिरण होती है, उनको प्रग्रहण कर लेती है, उनको ले लेती है, रिफ्लेक्टेड करती है ना. तो इससे क्या होता है, इससे इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग यानी कि विश्व उष्णन होता है. और इसी कारण से द इंक्रीज द टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल. इसी कारण से पृथ्वी के ताप में वृद्धि होने से जल चक्र है वो का संतुलन भी बिगड़ जाता है, और मे रिड्यूस रेनफॉल, वर्षा के जल में कमी आ जाती है. एंड दिस कुड कॉज ड्राफ्ट. और इसे क्या कहा जाता है, सूखा पड़ना, मतलब सूखा पड़ता है. ये सब रीज़न किसके हो गए, सूखे के. Deforestation is a major cause which lead to the change in the soil property. वनोन्मूलन के कारण मुख्य कारण क्या होता है कि मृदा के गुणों में परिवर्तन हो जाता है, सॉइल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द प्लांटेशन एंड वेजिटेशन. जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि वृक्षारोपण और वनस्पति पर इसका प्रभाव पड़ता है. मतलब किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है. रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल एरोशन. याद कीजिए किस प्रकार मृदा अपवर्धन को हम रोकते हैं. फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल एरोशन. अगर ज़्यादा प्लांट ही कम रहेंगे, ट्रीज ही कम रहेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, मृदा अपवर्धन, सॉइल इरोशन यानी मृदा अपवर्धन क्या हो जाता है, अधिक होता है. रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर. दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल.
इसमें क्या बताया गया है कि मृदा की जो ऊपर की जो लेयर होती है उसे हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लग जाती है ना। तो इससे मृदा में क्या हो जाता है, ह्यूमस की कमी हो जाती है। द सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज़ लेस फर्टाइल, एंड इसकी उर्वरकता भी, फर्टिलिटी जो होती है वो भी कम हो जाती है अपेक्षाकृत। ग्रेजुअली द फर्टिलिटी लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। धीरे धीरे उर्वरक भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है ना। फर्टाइल जो लैंड होती है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण। डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड्स टू ए डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। वनोन्मूलन के कारण क्या होता है, मृदा की जो जल धारण क्षमता होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है, और भूमि के ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर जो अंतःस्रवण होता है पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। सो देयर आर द फ्लड, जिसके कारण क्या होता है, बाढ़ आती है। द अदर प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल लाइक द न्यूट्रिएंट कंटेन टेक्सचर एट्सेट्रा आल्सो चेंजेस बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व, गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। नाउ वी स्टडी कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वन एंड वन्य प्राणियों का संरक्षण। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन के प्रभाव जाने के पश्चात ये जो पहेली और बूझो हैं आर वरीड, ये चिंतित थे। दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव। अब ये जानना चाहते हैं कि हम वन और वन्य प्राणी को किस तरह बचाया जा सकता है। हियर इज वन पैराग्राफ रिलेटेड टू बायोस्फीयर, दैट मीन्स जीवमंडल से रिलेटेड एक पार्ट है यहाँ पे। बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ in which living organism exist and which support life। जीवमंडल पृथ्वी का वह भाग होता है जिसमें सजीव पाए जाते हैं और जो जीवन यापन के योग्य हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या बताया गया है इसमें कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, their interrelationship and their relationship with the environment। कि जैव विविधता का अर्थ क्या है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियों और उनके पारस्परिक संबंध और पर्यावरण से उनका संबंध। मतलब जो स्पीसीज होती है उनका एक दूसरे स्पीसीज से रिलेशन और उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से रिलेशन को हम किस में पढ़ते हैं, बायोस्फीयर में। Professor Ahmed organized a visit to a biosphere reserve for Paheli, Buzo and their classmate. He selects a place named Pachmadi Biosphere Reserve. He knows that the plants and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peak and to those belonging to the lower Western Ghat। क्या बताया गया है इसमें, बताया गया कि प्रोफेसर अहमद ने पहेली और बूझो और उनके सहपाठियों के लिए जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। उन्होंने कौन सी जगह को चुना, पचमेड़ी एक जगह है, पचमेड़ी जीवमंडलीय संरक्षित एक क्षेत्र है, उसको चुना। वहाँ पर पौधे और जो जंतु होते हैं वो ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं और निचली पश्चिमी घाट के समान है। तो प्रोफेसर अहमद बिलीव दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज़ यूनिक। यहाँ पे जो जैव विविधता है वो कैसी है, बिल्कुल अनूठी है। He requests Madhav ji, a forest employee, to guide the children inside the biosphere reserve। वो माधव जी से रिक्वेस्ट करते हैं जो कि वहाँ पे एक क्या है, मार्गदर्शक हैं, कर्मचारी हैं वहाँ के। तो वो बताते हैं बच्चों को कि बायोस्फीयर इसके अंदर क्या क्या है। तो ही एक्सप्लेन द प्रिजर्विंग एरिया ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक देम ए पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण और हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। अब माधव जी क्या बता रहे हैं, देखिए। माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन दैट द अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल
efforts and the efforts of the society, government and agency also take care of the forest and animals. अब इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ रहा है कि क्यों बनाए जाते हैं। तो माधव जी ने कहा बच्चों को कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों और समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियाँ भी जो होती है ना, वो भी वनों और वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत है। मतलब वो सब प्रयास कर रही हैं, अपना एफर्ट्स करती हैं। तो क्या एफर्ट्स है उनका? द गवर्नमेंट ले डाउन द रूल्स मैथड एंड पॉलिसी टू प्रोटेक्ट द conserve them. Wildlife sanctuary, national park, biosphere reserve, etc. are protected area of the conservation of the plants and animals present in that area. इसमें बताया गया कि सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु क्या बनाती है? रूल यानी नियम बनाती है, विधियाँ बनाती है, नीतियाँ बनाती हैं। और वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीवमंडल, संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे और जंतुओं के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र हैं। तब जी ने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसमें सारा कंक्लूज़न आ गया है कि क्यों ये जो सेंचुरीज़ हैं और ये पार्क्स हैं और बायोस्फीयर जो एरिया है वो सब क्यों बनाए जाते हैं। कि क्योंकि यहाँ पे जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं तरह तरह के, वो सब क्या रह सके? सुरक्षित, संरक्षित रह सके, ताकि उनके आगे जो उनकी जनरेशन है वो आगे से आगे जातियाँ जो हैं उनकी बढ़ती जाए। Now we here discuss this paragraph. To protect our flora and fauna. Flora मैंने बताया था आपको, flora is related to प्राणी जात और वनस्पति जात, and fauna is प्राणी जात और flora is a वनस्पति जात, जहाँ पे plants और animals की चर्चा की जाती है। तो to protect our flora and fauna and their habitats, protected area called the wildlife sanctuary, national park and biosphere reserve have been earmarked. क्या बताया कि वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, गैसिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड वॉचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। यहाँ पे क्या क्या है देखो? वृक्षारोपण, प्लांटेशन वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, गैजिंग यानी चारागाह मतलब चराने वाला स्थान जहाँ पे पशु चरते हैं उसे बोलते हैं गैजिंग प्लेस यानी कि चारागाह। वृक्षों की कटाई है ना, वृक्षों की कटाई, ये सब क्या है? शिकार और खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, मतलब शिकार किस लिए? पॉचिंग है ना, शिकार करना। तो ये सब यहाँ पे क्या है? प्रोहिबिटेड यानी निषेध है, आप ये सब काम इस जगह पे नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं होता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है देखो? एरिया वेयर द एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस तो थून एंड देयर हैबिटेट, वह क्षेत्र जहाँ पे जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार से विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता उनको, उससे क्या कहते हैं? सेंचुरी। बिल्कुल सुरक्षित हैं वो एनिमल्स वहाँ पे, बर्ड्स। नेशनल पार्क एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, वह क्षेत्र जहाँ पे वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, है ना। और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? लार्ज एरिया होता है टू ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उन क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। ट्राइबल्स यानी जो वो होते हैं ना, जो हमारे ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स मतलब आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जो जीवन यापन होता है उसके लिए हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है। तो ये तीनों टर्म्स में डिफरेंस है यहाँ पे बताया गया है। नाउ
next topic we will start our next video. Okay, thank you. If you like my video, please subscribe my channel.